हे फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। माई सेल्फ कमलजीत सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सन एजुकेशन पर। और आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप न्यू विजिटर हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और इन द एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रिगार्डिंग रहेगी जो हमारी सिविलाइजेशन है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसके संबंध में हम जानेंगे, उसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले तो हमें ये बात थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि एक सिविलाइजेशन होती है वो कैसे फॉर्म होती है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और कैल्कोलिथिक एज में, हमने आयरन एज में हमने काफ़ी कुछ बदलाव जो ह्यूमन का जो उस समय का जीवन था उसमें काफ़ी बदलाव हमने देखे हैं। उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी थी, उसने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। देखिए, अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। जैसे एक जैसे उस समय का ह्यूमंस था, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो प्रिमिटिव जो एग्रीकल्चर थी उसने वो वाली स्टार्ट की थी, जिसे हम बोलते हैं कि ऐसी खेती बाड़ी जिसमें वो अपने स्वयं गुजारे के लिए, अपने अपने आप अपने खुद के लिए जितने उसे प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती थी उतना ही वो प्रोडक्शन किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया। एक्सेसिव प्रोडक्शन मीन्स उसने जो एग्रीकल्चर को थोड़ा विस्तारित कर दिया, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में बढ़ा दिया उसको। जो जैसे ही प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में बढ़ा तो देखिए ऑब्वियसली है, तो अगर उसके उसके पास प्रोडक्शन, जो किसान था उस समय का, उसके पास प्रोडक्शन बढ़ा तो वो नेचुरली है कि उस प्रोडक्शन को वो बाज़ार में या किसी और को देगा, क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरत तो ख़त्म हो गई। तो वो अपनी ज़रूरत जितना वो अपने पास रख लेगा और बाकी का वो किसी को दे देगा। सो इस हिसाब से कुछ ऐसी सोसाइटी में कुछ ऐसी जो हम बोलेंगे कुछ ऐसी क्लासेस बनने लगी जिनका संबंध एग्रीकल्चर से नहीं था। जैसे कि कुछ ऐसे, जैसे जैसे हम मोची बोल सकते हैं, जैसे हम जो कारपेंटर थे उस समय के वो बोल सकते हैं। कुछ ऐसी क्लासेस बनी जिन्होंने अपने एग्रीकल्चर को छोड़ के कुछ और काम उन्होंने अपना लिए और वो काम करने लगे। सो इस हिसाब से उनके पास वो वाली वस्तु थी जो एक किसान के पास नहीं थी, और किसान के पास वो वाली वस्तु थी जो उनके पास नहीं थी। सो इस हिसाब से उनमें जो वस्तु बटांदरा था वो शुरू हो गया। अब देखिए, वस्तु बटांदरा शुरू हो गया और ये वस्तु बटांदरा एक ट्रेड और कमर्स का ही रूप होगा, और आगे चलकर ये ट्रेड और कमर्स का रूप धारण कर गया। और धीरे 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 अगर अब ये ट्रेड और कमर्स डेवलप हुआ तो उससे कुछ नगर डेवलप हुए और कुछ गांव नगर में डेवलप होने लगे। सो इस हिसाब से अगर वो बड़े बड़े नगर डेवलप हुए तो लॉज वगैरह, और जो उस समय की गवर्नमेंट थी वो ऐसी कोई देखिए, गवर्नमेंट की बात तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी बॉडी जरूर रही होगी जो उस समय सबको पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया करती होगी। ऐसी बॉडी होंद में आई तो इस हिसाब से एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म हुई जिसको हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बोल सकते हैं। इस हिसाब से कुछ सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ सिविलाइजेशन फॉर्म हो गई, और हम उन्हीं सिविलाइजेशन के बारे में आज बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा कि एक देखिए, एक विलेज सिस्टम से एक सिविलाइज्ड सोसाइटी कैसे पनपती है, हमने उसको थोड़ा ब्रीफ में जाना है। सो अब हम बात करेंगे जो सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में कौन कौन सी सबसे पहले वाली जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सिविलाइजेशन फॉर्म्ड 5000 ईयर्स अगो। तो ये ह्यूमन जो सिविलाइजेशन थी, ऐसे सिविलाइज्ड सिटी फॉर्म कब हुए थे? आज से 5000 साल पहले ऐसे सिटीज़ फॉर्म हो चुके थे जो एक सिविलाइज्ड सिटी
थे। और नेक्स्ट है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। देखिए जी, हमने जहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन मेंशन की हैं हम उनको समझेंगे। देखिए, सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, तो वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के जो किनारे पर पनपी हुई है, किनारे पर पनपी थी, सॉरी, जिसके फॉसिल वगैरह, जब जिसके कुछ जो एविडेंस हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको मिले हैं। सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन। और उसके बाद में अगर हम ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट की तरफ आएँ तो उससे नेक्स्ट है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि नील रिवर के किनारे पर स्थित थी। देखिए फ्रेंड्स, उस समय जितनी भी सिविलाइजेशन थी, देखिए आप सभी को पता है कि वाटर इज़ लाइफ, पानी ही जीवन है। तो उनको डेली नीड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऑब्वियसली ह्यूमंस को जो पानी की ज़रूरत तो उनको पड़ती ही थी। तो इसलिए जो जितनी भी सिविलाइजेशन हैं वर्ल्ड की, वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे पर ही बसी हैं, किसी न किसी नदी के किनारे पर ही वो डेवलप हुई हैं। और उससे आगे जो थर्ड नंबर आता है, अगर हम ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की बात करें, उनमें थर्ड नंबर आता है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये एक इंडस रिवर के किनारे पर ये डेवलप हुई थी। और सबसे कम ओल्डेस्ट जिसको हम बोलेंगे चाइनीज़ सिविलाइजेशन, जी हवांग हू रिवर के किनारे पर डेवलप हुई। इस हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे ओल्डेस्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, और उससे कम ओल्डेस्ट इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, और उससे कम हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, और उससे कम चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी। इससे अतिरिक्त और भी काफ़ी सारी सिविलाइजेशन उस समय होंद में थी, जैसे रोमन सिविलाइजेशन, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन। तो उनकी बात हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो में हमने ब्रीफ में ये जान लिया है कि कौन कौन सी सिविलाइजेशन उस समय फॉर्म हो चुकी थी। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, अगर हम इसके एरिया की बात करें, दिस सिविलाइजेशन कवर द पार्ट्स ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब, गुजरात, यूपी, हरियाणा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। सो ये सिविलाइजेशन के एरिया की बात, किस किस एरिया में ये डेवलप हो चुकी थी, कहाँ कहाँ हमें इसके अवशेष मिले हैं, कहाँ कहाँ इसके हमें प्रूफ्स, एविडेंस मिले हैं, वो उससे हमें कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कि ये वाली जो सिविलाइजेशन थी वो सिंध पाकिस्तान में, बलूचिस्तान ये भी पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान उससे आगे अफ़गानिस्तान में, और जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में जो इस समय है, और ईस्ट पंजाब जो अपना इंडियन पंजाब है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर ये सिविलाइजेशन उस समय फॉर्म हुई थी, उस समय डेवलप हुई थी, जहाँ जहाँ पर इसकी कुछ साइट्स हैं जो हमें मिली हैं। सो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हिस्ट्री ऑफ, देखिए फ्रेंड्स आगे हम इसकी बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ नेम। अगर हम इसके नेम की बात करें तो देखिए, जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन है इसके काफ़ी सारे नाम हैं। तो ये नाम कैसे पड़े हम उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट हड़प्पा, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान, बाय दयाराम साहनी इन 1921, दिस नेम गिवन बाय जॉन मार्शल। सो फ्रेंड्स देखिएगा, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो फर्स्ट साइट, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जी हैं, उनको इसकी जो फर्स्ट साइट थी वो कहाँ पर मिली थी? हड़प्पा में ही मिली थी। इसलिए हड़प्पा सिटी के नेम पर ही इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। ये हमें कब मिली थी? 1921 को मिली थी। उन्होंने इसको खोज निकाला था 1921 में हड़प्पा में। तो उसी शहर के नाम पर, उसी सिटी के नाम पर इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ गया। और ये वाला नाम इसे किसने दिया? जॉन मार्शल ने इसको नाम दिया, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। सो इसको आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आगे हम बात करेंगे इंडस सिविलाइजेशन, बिकॉज इट फ्लॉरिशड अलॉन्ग द इंडस रिवर।
इसको इंडस सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंडस जो रिवर है, इंडस जो नदी है, उसके किनारे पर ये डेवलप हुई थी, उसके किनारे पर ही ये बड़ी फूली थी, इसलिए हम इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आगे हम इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, देखिए, सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ मोस्ट साइट्स फ्लोरिशर अलोंग भाखड़ा एंड घग्गर, क्योंकि इसकी जो काफ़ी सारी साइट्स हैं वो जो रिवर है भाखड़ा और घग्गर, उसी के इर्द गिर्द इसकी साइट्स हमें मिली हैं, इसलिए इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई कंसेप्ट में कोई गड़बड़ी लगे तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट में जो है टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, देखिए इसका टाइम पीरियड जैसे कि देखिए ये एक हमारे आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से ये वेरियस बुक्स में कई जगह पर वेरी करता है, लेकिन जो मेनली टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 2500 BC टू 750 BC। ये वाला टाइम पीरियड जो हम इसके समय हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि इस समय के अंदर इस समय के भीतर भीतर ये वाला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी की जो सिविलाइजेशन थी, ये फॉर्म हुई थी, डेवलप हुई थी हमारे इंडिया में। और इंडिया में नहीं बोलेंगे हम इसको, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी जगहों पर ये डेवलप हुई थी। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो along with the Indus River discovered in 1922 by R.D. बैनर्जी। आप इसको याद रखिएगा। देखिए जो मोहनजोदड़ो है ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये डिस्कवर कब हुई थी, 1922 में। इसकी खोज किसने की थी, R.D. बैनर्जी ने की थी। सो इसको आप याद रखिएगा। सो अदर जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जिसके फीचर्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉइंट मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। मोस्ट साउथ ईस्ट पॉइंट दैमाबाद, महाराष्ट्र। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट सुतका गेंडर, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। एंड मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसके जो वेरियस पॉइंट्स हैं, देखिए अगर हम इसको ऐसे क्रॉस का एक देखिए, अगर हम ऐसे क्रॉस का जो साइन है वो ले लें, ऐसे क्रॉस ले लें, और हम बोलें कि इतने इतने जो ये वाला एरिया है इसमें ये जो साइट थी, सॉरी, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये फॉर्म हुई थी, डेवलप हुई थी। तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट मीन्स के सबसे नॉर्थ में सबसे टॉप का पॉइंट वो कौन सा है, मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये जो उसका साउथ ईस्ट पॉइंट है ये है धैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। और ये इसका जो वेस्टर्न पॉइंट है ये है सुतका गेंडर, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर स्थित है। और ये ईस्टर्न पॉइंट है ये है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। तो कहने का हम जहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इसके जो चारों दिशाओं के जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हैं वो ये वाली साइट्स हैं। इसको आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो नॉर्थ में सबसे टॉप का पॉइंट मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। वेस्ट का सुतका गेंडर, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। और जो ईस्ट का है वो है हमारा जिसको हम आलमगीरपुर बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। और जो साउथ का है वो है धैमाबाद, महाराष्ट्र। सो आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रोड्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स। सो ये वाली जो एक फीचर है इस समय की, इस समय जो ह्यूमंस थे, इस समय की जो लोग थे, वो रोड्स ऐसे बिल्डअप करते थे कि वो रोड्स एक दूसरे से राइट एंगल पर कट किया करती थी, ऐसे क्रॉस के साइन के अकॉर्डिंग। तो इनकी रोड्स ऐसे ही फ्रेंड्स हुआ करती थी कि वो ऑटोमेटिकली इन द सीज़न ऑफ, देखिए वो जो ये सीज़न में हवाओं के साथ ऑटोमेटिकली वो उनकी सफाई वगैरह भी हो जाती थी। सो ऐसी रोड्स उन्होंने डेवलप की थी। उनका माइंड काफ़ी डेवलप था इस समय, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए थे जो हम देखकर हम एक तरह से सरप्राइज हो जाते हैं।
आगे हम पॉइंट की बात करेंगे। टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टेडल एंड स्टेडल पब्लिक बिल्डिंग्स एंड लोअर पार्ट्स। फ्रेंड, जो समय का एक टाउन हुआ करता था, एक नगर हुआ करता था, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया करते थे वो वाले ह्यूमंस, उस समय के जो लोग, उस समय के जो निवासी थे। तो इसका एक पार्ट हुआ करता था स्टेडल। स्टेडल मोस्टली उसका जो वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था उस नगर का, उस वहाँ पर स्थित हुआ करता था स्टेडल। ये थोड़ा हम बोलेंगे थोड़ा ऊंचाई पर स्थित हुआ करता था स्टेडल, और एक लोअर पार्ट हुआ करता था। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टेडल हुआ करता था, स्टेडल पे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हुआ करती थी, पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक उस समय की जो डोमिनेटिंग जो क्लास रही होगी। तो इसके बारे में देखिए कुछ फुल प्रूफ्स तो नहीं मिले, लेकिन हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट बताते हैं वो यही बताते हैं कि उस समय के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी वर्ग था उस समय का, वो हो सकता है उस समय डोमिनेटिंग क्लास रही होगी, उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जो स्टेडल था उसमें जो उस समय की डोमिनेटिंग क्लास थी, या उस समय की जो उस सोसाइटी को कंट्रोल करने वाले हुआ करते थे, लाइक हम गवर्नमेंट की तरह कह सकते हैं, तो वो स्टेडल में रहा करते थे। और लोअर पार्ट में जो हम और आप जैसे जो नॉर्मल लोग थे वो लोअर पार्ट में रहा करते थे। और आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे स्टेडल ऑलवेज सिचुएटेड टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द टाउन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो टाउन का वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था वहाँ पर जो स्टेडल था वो मोस्टली वहीं पर हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, इस समय की एक बड़ी फीचर है जी कि उस समय के जो लोग थे उन्होंने एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया हुआ था। वो सैनिटेशन, साफ़ सफाई के संबंध में काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे। इसका वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई का वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे। और यूज़ ऑफ वाटर, लाइम एंड जिप्सम, ये कुछ ऐसे उस समय के जिसको हम बोलेंगे ऐसे पत्थर हुआ करते थे जिनका उपयोग वो जो उस समय का जो बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करने के लिए वो किया करते थे। अब हम बात करेंगे ग्रेट पाथ की। फ्रेंड्स, ग्रेट पाथ की अगर हम बात करें, ग्रेट पाथ 180 × 108 विद बाथिंग पूल, लेंथ 39 फीट, ब्रेड्थ 23 फीट एंड डेप्थ 8 फीट। तो अब हम बात करेंगे, देखिए, अलॉन्ग विद द चेंजिंग रूम्स यूज्ड फॉर रिलीजियस बाथिंग। तो एक ग्रेट बाथ था वहाँ पर, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 180 फीट थी, और उसकी चौड़ाई की बात करें तो 108 फीट थी। और इसमें एक बाथिंग पूल था। बाथिंग पूल की अगर हम बात करें तो ये बाथिंग पूल था, इसकी लेंथ थी 39 फीट, इसकी ब्रेड्थ थी 23 फीट एंड इसकी डेप्थ मीन्स की डूंगाई थी इसकी 8 फीट। तो इसके इर्द गिर्द जो कुछ चेंजिंग रूम्स वगैरह बने हुए करते थे। ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो ग्रेट बाथ था, ये उस समय की रिलीजियस बाथिंग के लिए यूज़ होता होगा। तो आपने हो सकता है मे बी मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई है उसमें देखा होगा, तो उसमें ये सभी चीज़ें मेंशन की हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो जैसी हमारी हिस्ट्री में जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन रही हैं वैसा उसमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। कुछ बातें हैं, ठीक है, जो हम उससे कुछ जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। 6 ग्रैनरीज एट स्टेडल फाउंड एट हड़प्पा। तो जहाँ पर जो ह्यूमंस थे, इस समय के जो निवासी थे, वो काफ़ी डेवलप हो चुके थे। इस संबंध में वो अनाज का भंडार करना उन्होंने शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने ग्रैनरीज का निर्माण किया था। ग्रैनरीज में वो अपना अनाज, जो एक्सेसिव अनाज हुआ करता था प्रोडक्शन में, उनका एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन करते थे उसको वो जहाँ पर स्टोर किया करते थे। 6 ग्रैनरीज फाउंड हुए हैं एट स्टेडल फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट है उसकी जो स्टेडल, देखिए हड़प्पा सिटी है, उसका जो स्टेडल पार्ट है मीन कि उसकी जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उसमें 6 ग्रैनरीज हमें फाउंड हुए हैं। इसको आप याद रखिएगा, 6 ग्रैनरीज कहाँ पर फाउंड हुई हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हड़प्पा में। आगे बढ़ेंगे। यूज़ ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। तो जो इस समय के जो ह्यूमंस थे वो बर्न्ट ब्रिक्स, जो पक्की ईंटें, उनका इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया था। 2 और मोर स्टोरीज हाउसेस, विंडोज़ डोंट फेस द स्ट्रीट।
इस समय जो उन्होंने मकान बनाना शुरू किया था, अपने हाउस वगैरह का निर्माण उन्होंने शुरू किया था, ये 2 से ज़्यादा स्टोरी, 2 से ज़्यादा मंजिलों का ये मकान हुआ करता था। लेकिन इनकी विंडोज़ कभी भी किसी स्ट्रीट को फेस नहीं करती थी। स्ट्रीट पर ये कोई भी विंडो वगैरह ओपन नहीं किया करते थे। ये इनकी खासियत है। देखिए इक्का दुक्का जगह पर ये है, उसको भी हम जानेंगे। तो आगे हम बात करेंगे लैम्प पोस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। देखिए काफ़ी डेवलप थे ये। इन्होंने जो लैम्प पोस्टर्स थे अंधेरे को दूर करने के लिए स्ट्रीट्स में, उसके लिए इन्होंने लैम्प पोस्ट का इस्तेमाल उस समय किया था। दिए वगैरह जलाते थे स्ट्रीट्स में ताकि अंधेरे को दूर किया जा सके। आगे एग्रीकल्चर वाज बैकबोन ऑफ द सिविलाइजेशन। सो फ्रेंड्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय की जो हम अगर उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो एग्रीकल्चर उनकी बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी हम एग्रीकल्चर को ही बोलेंगे उस समय की। तो आगे हम बात करेंगे इंडस पीपल sowed the seeds for wheat, barley, dates, peas, sesame, mustard, millet, ragi, बाजरा एंड जवार। सो फ्रेंड्स ये कुछ अनाज हैं, बीट वगैरह, बार्ली वगैरह, डेट्स, मस्टर्ड। तो जैसे कि मिल्ट, रगी, बाजरा, जवार, ये सभी अनाज हैं। इनकी वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन किया करते थे और इनको नवंबर में वो बीज बो दिया करते थे और वो अप्रैल में इनको काट लिया करते थे, इनकी हार्वेस्टिंग कर लिया करते थे। क्योंकि अप्रैल के बाद वहाँ पर जो बाढ़ थी वो आ जाया करती थी, फ्लड्स वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए उससे पहले पहले ये अपने जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था उसकी कटाई कर लिया करते थे। सो आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, दे यूज़ डैम, कैनल एंड वेल फॉर इरिगेशन। उन्होंने जो इरिगेशन के लिए डैम्स का उपयोग किया, कैनल्स का उपयोग किया और जो कुएँ हैं, वेल हैं, उनका भी उन्होंने उपयोग किया। फिर टू प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पर फिट नहीं है, जहाँ पर है फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन कॉल्ड सिंधो बाय ग्रीक। देखिए उन्होंने डैम का उपयोग किया, कैनल्स का उपयोग किया और कुएँ वगैरह का उपयोग किया इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉटन का प्रोडक्शन वो उन्होंने शुरू किया। तो ये कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया, इसीलिए कॉटन को सिंदोन बोला जाने लगा था ग्रीक्स के द्वारा। क्योंकि ये हमारा जो ये वाला रीज़न था, इसको सिंधु बोलते थे, इसलिए सिंधु के नाम पर जो कॉटन थी उसको सिंदौन बोला जाने लगा था ग्रीक्स द्वारा। फर्स्ट ह्यूमंस थे वो जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, इसका नाम भी सिंदौन। और आगे बढ़ेंगे। डोमेस्टिकेट द एनिमल्स लाइक ऑक्सन्स, शीप, एसेस, गॉट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, बफेलोस। सो फ्रेंड्स ये इस समय जो ह्यूमंस थे, इस समय जो उस समय के जो निवासी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो जे वाले सभी एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट किया करते थे। और आगे हम बात करेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, जैसे कि हम बोलेंगे कैमल बोन्स रिपोर्टेड फ्रॉम कालीबंगा एंड हॉर्सेस रिमेन्स फ्रॉम सुरकोटदा। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये वाला क्वेश्चन। कैमल की जो बोन्स हैं वो हमें कालीबंगा जो साइट है राजस्थान में, वहाँ पर हमें मिली है। और जो हमारे सुरकोटदा में जो हॉर्स की कुछ रिमेन्स, हॉर्स के कुछ बॉडी पार्ट्स हमें मिले हैं जो इस एज से संबंध रखते हैं, जो इस हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंध रखते हैं। सो आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड फ्लॉरिश्ड, ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम। सो फ्रेंड्स इस समय का जो ट्रेड था वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह का था। मीन्स के जो एक रीज़न था, जैसे कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके भीतर आपस में जो एक दूसरे से भी जो इस समय के लोग थे वो ट्रेड किया करते थे। और जो ट्रेड था वो मेसोपोटामिया, ठीक है, ग्रीक्स और काफ़ी सारे जो अदर कंट्री थे
जो अदर सिविलाइजेशन थी जिनके बारे में हमने पहले जाना है, उनके साथ भी इनका ट्रेड उस समय डेवलप हो चुका था। ये बाय समुद्र के जरिए जे उनके साथ ट्रेड किया करते थे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए जो ट्रेड था वो बेस्ड था बार्टर सिस्टम पर। बार्टर सिस्टम हम बोलेंगे बटाई व्यवस्था, जिसको हम बोल सकते हैं बटाई व्यवस्था, या इसको हम बोल सकते हैं वस्तु बटांदरा, ठीक है। तो उस समय जो जहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्वाइंस वगैरह का तो अभी तक आविष्कार नहीं किया था, इसलिए वो वस्तु बटांदरा पर ही निर्भर थे। देखिए इसमें काफ़ी दिक्कतें भी थी, चलो वो आगे डिस्कस करेंगे, हम ज़्यादा डूंघाई में नहीं जाएंगे। सो आगे है बुलॉक। बुलॉक कार्ट्स पैक एनिमल्स बोट्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो जैसे बुल को लॉक करके, बुल लॉक कार्ट्स मतलब कि जैसे जो जैसे कि जो बल्द और एक गाड़ी होती है, ठीक है, जैसे जो हमारी एग्रीकल्चर में यूज़ भी होती है, उस तरह के जो साधन थे और एनिमल्स के ऊपर वो पैक करके उस समय का जो सामान था वो वैसे भी उसको ट्रांसपोर्ट किया करते थे। और बोट्स के ज़रिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसके ज़रिए भी वो जो हमारा सामान था एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस समय ऐसा था। और आगे हम बात करेंगे बेड्स एंड मेजर्स इन क्यूबिकल शेप बर मेड ऑफ लाइमस्टोन। इस समय जो उनके बेड्स थे जिनके साथ वो किसी वस्तु को मेज़र किया करते थे, जहाँ उस समय किसी वस्तु का बेड माप किया करते थे, वो लाइमस्टोन की बनी हुआ करती थी। और उस समय के जो बेड्स वगैरह हुआ था करते थे ये क्यूबिकल शेप में थे, एक क्यूब की शेप में हुआ करते थे। और आगे हम बात करेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ मेजर वर आल्सो इन यूज। फॉरियन ट्रेड वाज फ्लॉरिशड विद मेसोपोटामिया, सुमेरिया, सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान एंड बहरीन। सो फ्रेंड्स, इस समय लीनियर सिस्टम ऑफ मेज़र मीन्स के किसी वस्तु की लंबाई को मापने का, किसी दूरी को मापने का जो एक सिस्टम था वो उन्होंने याद कर लिया था। ऐसा एक सिस्टम उन्होंने वे ये वाली चीज़ें मेज़र किया करते थे। और अगर हम फॉरिजन ट्रेड की बात करें तो वो डेवलप हो चुका था मेसोपोटामिया के साथ, जिसे सुमेरिया भी बोला जाता है, सेंट्रल एशिया के साथ और पर्शिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और बहरीन के साथ उनका जो ट्रेड था वो डेवलप हो चुका था। आगे बढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे टाउन्स एसोसिएटेड विद डैमाबाद, ब्रॉन्ज, लोथल मेटल गुड्स, बालाकोट एंड चनहद्रो, बेंगल फैक्ट्री, खेतरी कॉपर, गोल्ड, कलार, सिल्वर, पर्शिया। सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ टाउन्स की बात करेंगे, कुछ नगरों की बात करेंगे जो काफ़ी उस समय प्रसिद्ध थे, फेमस थे कुछ वस्तुओं के निर्माण के लिए। जैसे आजकल हम बात कर सकते हैं, जो हमारा जलंधर है वो जो गेम्स का सामान है उसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे लुधियाना है वो फेमस है स्टेशनरी के सामान में। बिल्कुल इसी तरह जो दैमाबाद था वो ब्रॉन्ज में फेमस था, ब्रॉन्ज की वस्तुओं के निर्माण में वो फेमस था। लोथल था वो मेटल गुड्स में, मीन्स कि जो धातुओं की बनी हुई वस्तुएं थी उसमें फेमस था। बालाकोट और चनहुद्रो ये इस जहाँ पर बैंगल्स की फैक्ट्री थी, जो चूड़ियाँ वगैरह का निर्माण जहाँ पर किया जाता था। और खेतरी, इसको आप जरूर याद रखिएगा, खेतरी ये राजस्थान में है। और ये एक साइट ऐसी जगह थी जो कि कॉपर में काफ़ी फेमस थी, जहाँ पर कॉपर का उत्पादन किया जाता था। कॉपर के उत्पादन में ये काफ़ी फेमस थी। और गोल्ड कोलार जो कि कर्नाटका में है, ये काफ़ी फेमस थी गोल्ड के प्रोडक्शन में। और सिल्वर के प्रोडक्शन में पर्शिया काफ़ी ज़्यादा उस समय फेमस था। सो आप इन सभी को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे तो नगर हैं, लेकिन हमने वो जो चुनिंदा हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वही वाले हमने यहाँ पर लिए हैं। सो आगे दे यूज्ड स्टोन टूल्स बट आल्सो नो अबाउट द ब्रॉन्ज। देखिए ये वाले जो ह्यूमंस थे ये स्टोन्स के टूल्स ही यूज़ किया करते थे, लेकिन इनको ब्रॉन्ज के बारे में भी पता था। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो ह्यूमन था वो स्मेल्टिंग ऑफ मेटल के बारे में जान चुका था।
इस समय उन्होंने कॉपर और टीन दोनों को मिलाकर ब्रॉन्ज़ का निर्माण कर लिया था। इसलिए हम बोलेंगे कि इस समय वो ब्रॉन्ज़ देखिए जो हमारी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको हम ब्रॉन्ज एज से संबंध भी रखते हैं, ब्रॉन्ज एज में काउंट किया करते हैं, क्योंकि इस समय ब्रॉन्ज की जो खोज थी वो हो चुकी थी, ब्रॉन्ज आज़ाद हो चुका था। इस समय के लोग ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। दे वियर कॉटन इन समर एंड वुलन इन विंटर। बोथ मैन एंड वेमेन were like to wear the ornaments. They made the beads and jewelry of gold and silver. देखिए फ्रेंड्स, जो इस समय के ह्यूमंस थे वो कॉटन के जो कपड़े थे वो पहनते थे समर्स में, और वुलन के जो कपड़े थे वो विंटर में। मैंने यहाँ पर विनर पा दिया है, ठीक है, आप इसको विंटर पढ़िएगा। तो वो विंटर में वुलन को यूज़ किया करते थे और कॉटन को यूज़ किया करते थे इन समर। जो आदमी और औरतें दोनों ही ऑर्नामेंट्स मीन्स के काफ़ी सारे गहने पहनने का सभी को शौक़ था, तो वे बीड्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह वो गोल्ड और सिल्वर की वो यूज़ किया करते थे। और आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। स्टेटाइट seals were used for the ownership with the pick of rhino, goat, elephant, buffalo, tiger and bull. सो इस समय जो स्टेटाइट की बनी हुई कुछ सील्स हुआ करती थी, इनका उपयोग उस समय के लोग किसी वस्तु पर अपनी ओनरशिप, अपनी मलकियत को दर्शाने के लिए किया करते थे। ये वाली जो सील्स हुआ करती थी इनके ऊपर जो राइनो, उस समय का एक राइनो, गॉट, एलिफेंट, बफेलो और टाइगर एंड वुल, ये सभी एनिमल्स हैं, उन सभी की जो तस्वीरें थी उस सील पर उकरी हुआ करती थी। उन सभी की तस्वीरों वाली जो सील्स थी वो ओनरशिप के लिए उस समय यूज़ हुआ करती थी। पर्शियन सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोथल, जो पर्शिया की कुछ सील्स हैं, उस समय जो पर्शियन सिविलाइजेशन रही होगी उसकी कुछ सील्स हमें लोथल से मिली हैं। बट मेसोपोटामियन सील्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड कालीबंगा। और मेसोपोटामिया भी उस समय सिविलाइजेशन थी, इनके साथ भी देखिए हमारा पर्शिया के साथ भी उस समय ट्रेड था और मेसोपोटामिया के साथ भी उस समय ट्रेड था। इसलिए जो पर्शियन सील्स थी वो लोथल से हमें मिली हैं, और मेसोपोटामियन सील्स थी वो हमें मोहनजोदड़ो और कालीबंगा दोनों जगह से मिली हैं। सो आगे हम ग्रेट सील फाउंड फ्रॉम दी मोहनजोदड़ो। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली एक ग्रेट सील जो कि मोहनजोदड़ो में फाउंड हुई है। इस पर कौन कौन से एनिमल्स के नेम हैं उसको आप याद रखिएगा इस ट्रिक के हिसाब से। बर्ड आप वर्ड याद रखिएगा, बी फॉर बफेलो, ई फॉर एलिफेंट, आर फॉर राइनो एंड टी फॉर टाइगर। ये चारों जो एनिमल्स हैं इनकी तस्वीर उस जो सील है उस पर उकरी हुई है। उसके बीच में प्रोटोशिबा, उस समय के जो गॉड हुआ करते थे, उसकी जो एक पिक है वो इसके बीच में मेंशन की हुई है, बीच में उकरी हुई है, तो इसको आप याद रखिएगा। सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। दे वर्शिप द मदर गॉडेस अर्थ एंड पशुपति महादेवा मीन्स प्रोटोशिबा। तो ये बारे अगर लोगों के हम धार्मिक जीवन की बात करें, रिलीजियस जो लाइफ थी उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये मदर गॉडेस मीन्स के अर्थ गॉडेस की पूजा किया करते थे, और पशुपति महादेवा जिसको हम प्रोटोशिवा बोल सकते हैं, इसकी भी वो पूजा किया करते थे। आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे आल्सो वर्शिप द लिंगम योनि, ट्रीज, पीपल, एनिमल, वुल, बर्ड्स, डोव, पिजन। देखिए फ्रेंड्स, ये वाले जो इस समय के जो निवासी थे वो लिंगम की और जोनी की वो पूजा किया करते थे। ट्रीज़ में वो पीपल की पूजा किया करते थे, एनिमल्स में वो वुल की पूजा किया करते थे, और बर्ड्स में वो डोव और पिजन दोनों की पूजा किया करते थे। और आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में, दे बिलीव इन द गोस्टल्स, नो टेम्पल फाउंड येट वर्शिप ऑफ स्नेक। तो ये वाले जो लोग थे वो जो
ऐसे बोलेंगे कि प्रेत आत्माओं पर वो उनका विश्वास था, लेकिन इस समय कोई भी हमें टेम्पल फाउंड नहीं हुआ, जैसे कि वॉरशिप की कोई जगह ऐसा टेम्पल उस समय का वो हमें फाउंड नहीं हुआ। और ये जो स्नेक था उसकी ये पूजा किया करते थे। और गोस्ट वगैरह की हमें इस बात से अंदाज़ा मिल जाता है कि वो ऐसे तावीज़ वगैरह पहनते थे। इससे पता चलता है कि उनका गोस्ट वगैरह में विश्वास होता होगा। आगे बात करेंगे, दे वरीड द डेड बॉडीज़, प्रूफ ऑफ कंप्लीट फ्रैक्शनल एंड पोस्ट क्रीमेशन आल्सो फाउंड। तो ये वाले लोग थे, आफ्टर डेथ जो डेड बॉडीज़ थी उनको जे वरी किया करते थे इन द अर्थ। और इसके हमें प्रूफ्स मिले हैं। कुछ बॉडीज़ तो कंप्लीटली ही दबा दी गई हैं, कुछ फ्रैक्शनल मींस के आधी बॉडी दबा दी गई है, और कुछ ऐसी बॉडीज जिनको पहले जला दिया गया बाद में दबा दी गई। ऐसे कुछ हमें जो उस समय के प्रूफ्स वगैरह हैं, उस समय के जो एविडेंस वगैरह हैं, हमें इस आधार ऐसे एविडेंस हमें मिले हैं। सो आगे हम बात करेंगे, स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोग्राफिक। सो फ्रेंड्स, इस समय की जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफिक मीन्स कि पिक्स पर आधारित थी। पिक्स बनी हुआ करती थी, पिक्स ही उन पिक्स से ही उस समय की जो लैंग्वेज थी वो समझ में आती थी। और ये वाली जो स्क्रिप्ट थी ये बोस्टोपैडन थी। बोस्टोपैडन ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसको राइट से लेफ़्ट की ओर लिखा जाता है, जैसे जहाँ से लेकर राइट से लेकर लेफ़्ट की ओर गए और वहाँ से लेफ़्ट से राइट की ओर चले गए, और फिर ऐसे ये बार बार रिपीट होती रहती थी। इसको हम बोलते हैं बोस्टोपैडन। लेकिन अभी तक हम इसको जो वाली ये स्क्रिप्ट थी हम इसको अभी तक डिसिफर करने में नाकामयाब रहे हैं, अभी तक इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जान पाए। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट वी फाउंड एंड फ्रॉम वेयर। तो हमने क्या वस्तुएं, क्या चीज़ें हमने कहाँ से खोज निकाली हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने, उसके बारे में जानेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जहाँ पर हमने कुछ जैसे कि एक साइड पे जो साइट्स हैं वो लिख दिए हैं, और एक साइड पर वहाँ पर कौन कौन सी वस्तुओं के हमें जो एविडेंस हैं वो मिले हैं, हमने वो वाली वस्तुएं मेंशन कर दी हैं। तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा। देखिए, पहले मैं डिस्कस भी कर लूँगा। जहाँ पर हड़प्पा जो साइट है, हड़प्पा जो पाकिस्तानी पंजाब में है, तो जहाँ पर हमें क्या मिला है, लाइक जहाँ पर फ्रेंड्स हमें मिला है 6 ग्रैंडरीज मिले हैं, जो उस समय के गोदाम रहे होंगे, जहाँ पर वो ग्रैंडरी, जहाँ पर वो हमारा अपना अनाज वगैरह वो स्टोर किया करते थे। क्वार्टर मिले हैं, वर्कमैन्स के क्वार्टर्स मिले हैं, सिंबल ऑफ लिंगम और जोनी के कुछ सिंबल्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो इस समय वो लोग इसकी पूजा किया करते थे। मदर गॉडेस की कुछ मूर्ति वगैरह मिली हैं हमें यहाँ पर। और बीट एंड बार्ले मीन्स के अनाज, जो कनक है और जौ है, उसके ये कुछ प्रूफ्स हैं हमें जहाँ पर मिले हैं। डॉग चेसिंग अ डियर, एक ऐसी पिक मिली है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक डॉग एक डियर को चेस कर रहा है। न्यूड मेल एंड न्यूड डांसिंग फीमेल के कुछ फिगर्स हमें जहाँ पर मिले हैं। और एक रेड सैंड स्टोन मीन्स कि एक लाल पत्थर का एक मेल की मूर्ति हमें जहाँ पर मिली है, जिसको टॉर्सो बोला जाता है, वो भी हमें हड़प्पा में ही फाउंड हुई है। और आप इसको पढ़िएगा 2-3 बार। और अब हम धौलवीरा की बात करें तो धौलवीरा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि ऑल जो बाकी नगर थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते थे, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, डिवाइड किया गया था उस समय। तो अगर हम जहाँ पर एक वाटर रिजर्वर था, तो जहाँ पर पानी को सेव करने के लिए ऐसा एक झरने जैसा कुछ बनाया होगा उस समय। और आर्किटेक्चर जहाँ पर फाउंड हुआ है एक, और एक स्टेडियम भी जहाँ पर फाउंड हुआ है धौलवीरा में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में आप याद रखिएगा, जहाँ पर जो जो ग्रेट वस्तुएं थी वो यहीं पर फाउंड हुए हैं। ऐसे ऐसे ट्रैक लगा लेंगे हम। तो ग्रेट वात जहाँ पर फाउंड हुआ है, ग्रेट सील जहाँ पर फाउंड हुई है, ग्रेट ग्रैंडरी जहाँ पर फाउंड हुई है, असेंबली हॉल जहाँ पर फाउंड हुआ है, कॉलेज फाउंड हुआ है, ब्रॉन्ज
डांसिंग अमेज एक गर्ल की, एक लड़की की जहाँ पर फाउंड हुई है। स्ट्रीट आइट इमेज ऑफ बियर्ड मैन एक ऐसी दाढ़ी वाले एक मनुष्य की तस्वीर मूर्ति जहाँ पर फाउंड हुई है। दैमाबाद की अगर हम बात करें तो जहाँ पर ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ चैरेट मिली है, एक जो हमारा जिसको हम बोलते हैं एक रथ की ब्रॉन्ज इमेज मिली है, और एक राइनोज़ की एक ब्रॉन्ज इमेज जहाँ पर हमें फाउंड हुई है। कालीबंगा की अगर हम बात करें जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर डेकोरेटेड मीन्स के अच्छे से सजाई हुई डेकोरेट की हुई ब्रिक्स जहाँ पर फाउंड हुई हैं। कैमल बोन्स वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पर फाउंड हुई हैं। टाइल्ड फ्लोर्स मीन्स के टाइल के बने हुए फ्लोर्स वो जहाँ पर फाउंड हुए हैं। जहाँ पर बेल्स इन एवरी हाउस, हर एक घर में जो बेल्स थे, जो खूह वगैरह थे, वो हर एक घर में जहाँ पर फाउंड हुए हैं। एब्सेंस ऑफ गॉडेस फिगर, गॉडेस का जहाँ पर जो अर्थ गॉडेस थी उसकी मूर्तियाँ जहाँ पर नहीं मिली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि कहाँ पर नहीं मिली, तो आपका आंसर होना चाहिए कालीबंगा। तो रोपड़ की अगर हम बात करें तो जहाँ पर स्टोन और सॉयल बिल्डिंग्स मिली हैं, कुछ पत्थरों की बनी हुई बिल्डिंग जहाँ पर मिली हैं, और एक हमें ऐसे अवशेष मिले हैं डॉग्स बरीड विद ह्यूमन, और एक साथ ही किसी डॉग को और किसी ह्यूमन को बरी किया हुआ, ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं जो ये बात की ओर इशारा करते हैं। और एक जहाँ पर हम मेंशन करना भूल गए, तो जहाँ पर हमें जो हमारी इस समय की स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, तो उसके जो अवशेष हैं वो हमें रोपड़ में ही मिले हैं। और रोपड़ ही एक ऐसी साइट है जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में होंद में आई। फर्स्ट साइट ऐसी है जो आज़ादी के बिल्कुल तुरंत बाद में होंद में आई। तो आगे हम बात करेंगे लोथल देखिए रोपड़ 1953 में जो फाउंड हुआ था, 1953 में, याद रखिएगा। लोथल की अगर हम बात करें तो जहाँ पर राइस हस्क, कुछ राइस के प्रूफ्स मिले हैं, राइस की जो तूड़ी वगैरह, राइस की जो रहंद खूंद है, ठीक है, वो जहाँ पर फाउंड हुई है। एलिफेंट के कुछ अवशेष मिले हैं। इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ्स, कुछ कपड़ों के अवशेष मिले हैं, कुछ कपड़ों के प्रूफ्स एविडेंस मिले हैं। डोर्स ऑन मेन स्ट्रीट, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोस्टली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इनके जो मकानों के जो डोर्स हुआ करते थे, जहाँ जिनकी मकानों के जो खिड़कियाँ हुआ करती थी, वो स्ट्रीट में नहीं हुआ करती थी, लेकिन लोथल में हमें जो चीज़ फाउंड हुई है, लोथल में ऐसा पॉसिबल था। और पेंटेड जार, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग 180, 90 एंड 45 डिग्री एंगल्स, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं जिनसे उस समय के लोग 180, 90 और 45 डिग्री के एंगल्स को मेज़र किया करते थे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो हमें याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा को उस समय का गेटवे सिटी बोला जाता था। मोहनजोदड़ो को उस समय का मोहनजोदड़ो का मीनिंग है माउंट ऑफ द डेड, और कालीबंगा इसको बोला जाता है ब्लैक बेंगल, इसका मीनिंग है। चनहुद्रो इसको लंकशायर ऑफ इंडिया उस समय का बोला जाता था। लोथल को उस समय का मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। और लार्जेस्ट बिल्डिंग वाज ग्रेट ग्रैनरी ऑफ मोहनजोदड़ो, इस बात को मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि उस समय की जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वो ग्रेट ग्रैनरी थी, जो कि मोहनजोदड़ो में फाउंड हुई। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? इंडस जो रिवर है उसके किनारे पर स्थित है, जो सिंध में है फ्रेंड्स, इसको अब याद रखिएगा। तो बाकी तो एक टेबल बना दिया गया है, वो लास्ट में आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे हम बात करेंगे बर्न्ट ब्रिक्स, जो उस समय की ब्रिक्स थी वो पक्की ईंटों का इस्तेमाल वो करते थे, और इनका जो ये 10 सेंटीमीटर तो इनकी ऊंचाई हुआ करती थी, और इनकी 12 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई हुआ करती थी, और 30 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई हुआ करती थी। इनको बर्न्ट करने के लिए टिम्बर को एज ए फ्यूल यूज़ किया करते थे। इस समय के ये लोग थे, इनको जलाने के लिए, इनको पकाने के लिए टिम्बर को एज ए फ्यूल यूज़ किया करते थे। यूज़ ऑफ नेविगेशन, इस समय के जो लोग थे वो नेविगेशन का यूज़ किया करते थे, दिशाओं का पता करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने याद कर रखा था। और यूज़ ऑफ प्लो मीन्स के वो हल का उपयोग किया करते थे खेती बाड़ी में। सो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे रोपड़ साइट डिस्कवर्ड इन 1953 बाय वाई डी शर्मा। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 1953 में वाई डी शर्मा ने रोपड़ को डिस्कवर किया था। और अगर हम लार्जेस्ट और लेटेस्ट साइट इन इंडिया उसकी बात करें तो वो है धौलवीरा जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमने पीछे ही उसके बारे में बात
की थी। तो आगे हम बढ़ेंगे। देखिए आगे, डोंट नो अबाउट द आयरन, शुगर केन एंड लायन। तो ये वाले लोग ना तो लोहे के बारे में कुछ जानते थे, ना ही जो उस समय का गन्ने के उत्पादन के बारे में कुछ जानते थे, ना ही कुछ शेर के बारे में जानते थे। सील्स वर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड मोस्ट विद यूनिकॉर्न वुल। और ये वाले जो लोग थे जो सील्स का निर्माण करते थे, वो सील्स स्क्वायर अपनी शेप में स्क्वायर हो सकती थी, रेक्टेंगुलर हो सकती थी, जहाँ पर सर्कुलर हो सकती थी। मैंने उनकी शेप की बात कर रहे हैं। और ये वाली जो सील्स हुआ करती थी, इनमें मोस्टली जो एनिमल की तस्वीर उकरी हुआ करती थी वो हुआ करता था यूनिकॉर्न बुल। यूनिकॉर्न बुल का वो पूजा भी किया करते थे इस समय। तो इसी की जो सबसे ज़्यादा तस्वीरें उस समय की जो सील्स थी उन पर उकरी हुई मिली हैं यूनिकॉर्न बुल की। और अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट येट नॉट बी डिसेफर्ड। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अभी तक हम इस समय की जो स्क्रिप्ट थी उसको हम डिसेफर नहीं कर पाए। और डोंट नो हु वॉज द रूलिंग क्लास, मे बी ट्रेडर्स। तो अभी तक ऐसे भी कुछ खास प्रूफ्स नहीं मिले कि जो हमें ये बता दें कि उस समय रूलिंग क्लास कौन सी रही होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो ट्रेडर्स ही रहे होंगे जिन्होंने उस समय एज ए डोमिनेटिंग क्लास, उस समय डोमिनेटिंग क्लास रही होगी ट्रेडर्स की, ये एक अनुमान है। और देखिए आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे चार्ल्स मैसन विजिटेड हड़प्पा इन 1826। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा को 1826 में विजिट किया था। फर्स्ट पर्सन विजिटेड हड़प्पा 1911 वाज डी.आर. भंडारकर। पहला पर्सन जिन्होंने हड़प्पा को विजिट किया था वो थे डी.आर. भंडारकर, जिन्होंने 1911 में विजिट किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हैं, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, तो उन्होंने इसको विजिट किया था 1853 में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इन 1872 फर्स्ट इंडस सिविलाइजेशन सील फाउंड, और 1872 में जो फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सील थी वो फाउंड हुई थी 1872 में। आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लॉर्ड कर्जन कॉल्ड इंडिया गैलेक्सी ऑफ मोनूमेंट्स, लॉर्ड कर्जन ने इंडिया को गैलेक्सी ऑफ मोनूमेंट्स बोला था। इलस्ट्रेटर लंदन न्यूज़ पब्लिश इमेज ऑफ इंडस सील इन 27 सितंबर 1994। देखिए इलस्ट्रेटर लंदन न्यूज़ एक रसाला है, एक मैगज़ीन है जिसने जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील थी उसको पब्लिश किया था। कब पब्लिश किया था? 24 सितंबर 1994 को। धैमाबाद सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ रिवर प्रवारा। जो धैमाबाद है वो प्रवारा नदी के किनारे पर स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स, फुल डिटेल अबाउट दी मेन इंडस साइट्स, जो इसकी साइट्स हैं जहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं वो मिले हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। देखिए जहाँ पर हमने एक डायग्राम बना दी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कई बार पढ़िएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट जो कॉलम है इसमें हमने जो साइट्स हैं उनको मेंशन किया है। नेक्स्ट में वो साइट्स किस नदी के किनारे पर स्थित हैं, कहाँ किस नदी के किनारे पर वो डेवलप हुई वो मेंशन किया है। और डिस्ट्रिक्ट हमने वो साइट्स किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, और वो साइट्स डिस्कवर किस ईयर में हुई, कब हुई, वो वाली हमने बात इस कॉलम में मेंशन की है। और वो किस स्टेट में पड़ती हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है। और कंट्री किस कंट्री में पड़ती है वो कंट्री मेंशन किया है। और आगे हमने मेंशन किया है जो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने उसकी खोज की, उसको ढूंढा, उनके नेम जहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा ताकि धीरे धीरे आपके जो सभी साइट्स याद हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इन फ्यूचर जब हम वीडियो डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन चला जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।